जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? किसी ना किसी को कुर्बानी, किसी ना किसी को तो बोलना, हर कोई चुप नहीं रह सकता। किसी ना किसी को तो मरना होगा, तभी रेवोल्यूशन आता है, तभी शायद कौम जागती है। जब तक तू योगी के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेगा, जब तक आप सरकार के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे, आपको खाना पानी नहीं के सामने हूँ इस वजह से कि आप सबकी दुआएं बहुत ही हैं। तो कभी झूठ न बोलना, कभी धोखा न देना, कभी किसी को दुख नहीं देना, यही तो इस्लाम है। उनको लगाता है कि इस बात में सवाल ये आता है कि ये बुक लिखी क्यों गई है? मेरे बारे में तो सारी कहानी लोग जानते हैं, फिर इस बुक लिखने की क्या वजह थी? सब जानते हैं कि क्या हुआ था बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी में, उसके बाद किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक बलि का बकरा खोजा और फिर महीनों बाद जो है कोर्ट और इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट मिली और अभी नवंबर में मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। शायद आप लोगों तक खबर पहुंची होगी। तो इस किताब लिखने का मकसद ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बहुत बिट एंड पीसेस में है, टुकड़ों टुकड़ों में है और सिर्फ मेरे बारे में है। 79 फैमिलीज के बारे में नहीं है जो आज भी 5 साल बाद इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। वो 63 बच्चे और 18 एडल्ट, उनकी कहानी लाने की कोशिश की है, कैसे वो उस रात ऑक्सीजन के लिए वो तड़प रहे थे। जो मंजर आपने अप्रैल मई में पूरे भारत ने, पूरे इंडिया ने देखा, वही मंजर 54 घंटों में मैंने देखा था और उसको तफसील से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा ये बताने की कोशिश की है कि असली गुनाहगार कौन थे उस बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी के। एविडेंस के साथ देने की कोशिश की है। ये लेटर आप देखेंगे तो ये 6 अप्रैल 2017 का लेटर लिखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा गया है कि मेरे पैसे दे दो। ये लेटर जो है पुष्पा सेल ने कहा है कि उसने हैंडओवर पर्सनली दिया था हेल्थ मिनिस्टर आशुतोष टंडन को। 9 अगस्त 2017 की डेट है, यानी, और इसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मेरे 68 लाख रुपए दे दो। पुष्पा सेल फिर लिखता है कि उससे 10% कमीशन मांगा जा रहा था, उसका जो बकाया था उसको क्लियर करने के लिए। उसने नहीं दिए, उसने ऑक्सीजन बंद कर दी। मुझे आज भी याद है वो 10 अगस्त 2017 की रात जब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, बच्चे मर रहे हैं। जूनियर रेजिडेंट्स ने फ़ोन मैसेज किया था। 54 घंटों में 400 बच्चे थे। 500 सिलेंडर अरेंज हम लोगों ने किए ज़रूर, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये खुद इनके सरकारी पेपर कहते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप्ड एट 7:30 PM on 10th of August 2017 and started only on 2 AM 13th of August 2017. At 54 hours there was no liquid oxygen. यह हॉस्पिटल का प्लान है जो ये दिखा रहा है कि पूरे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, सिर्फ बच्चों के डिपार्टमेंट की ऑक्सीजन खत्म नहीं होती। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि पीली लाइन जो है गुजरती है हॉस्पिटल में जो बेड पे जाती है, तो अगर गर्दन काट दी जाए तो हाथ पैर दोनों काम करना बंद हो जाता है। तो सिर्फ बच्चों के वार्ड में मौतें नहीं हुई थी, हर वार्ड में मौतें हुई थी। पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। 950 बेड का हॉस्पिटल है, 500 डॉक्टर हैं और 5000 एम्प्लॉई हैं, पर बलि का बकरा सिर्फ एक बना है। क्यों? उसकी वजह थी मीडिया का मुझे हीरो, फरिश्ता और मसीहा बनाना, और फिर ही उसी मीडिया का मुझे 70 बच्चों का कातिल बनाना। उसको भी मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और मीडिया ने ऐसा क्यों किया?
वो चैप्टर मैंने बांटा है हीरो टू विलन, और मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहूँगा। 13 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के साथ आते हैं, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हेल्थ डॉक्टर्स की टीम के साथ कि पता करें वहाँ पे हुआ क्या है। बीजेपी की कुछ अंदर की राजनीति भी चल रही थी योगी जी को चीफ मिनिस्टर पद से हटाने के लिए। हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान अगर आप लोगों को याद होगा कि अगस्त में बच्चे तो मरते ही हैं, 2016 में 18.5 बच्चे मरे थे, 2017 में 20.5 बच्चे मरे हैं, तो इतना बवाल किस बात का है। तो उनके लिए वो बच्चों का जो है वो नंबर था। तो इन सबके लिए जो ये सारी कड़ियाँ थी, जिसको योगी आदित्यनाथ खुद आए 3 दिन बाद जब ऑक्सीजन आ चुकी थी, तो जब मुझे बुलाया गया था तो मैं तो खुशी खुशी गया था, लगा था कि शाबाशी मिलेगी। तो आई जस्ट रीड दैट पैरा फॉर यू। Unsuspecting of what was to come, I entered the cubicle where the VIP stood and greeted everyone. I had imagined that I would receive a pat on the back, but instead I was met with a pin-drop silence. Everyone simply stared at me. The chief minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming. His face was flushed. He was angry. तो तू डॉक्टर कफील है। जब उन्होंने तू कहा तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप और तू में बड़ा फर्क हो जाता है। Yes sir, I acknowledge. I was disturbed by the way he was addressing me with the pronoun to, indicating disrespect. I could tell something was not right. The CM then turned to a consultant and asked, ये 4-5 सिलेंडर लाके कितने लोगों की जान बचा ली? No one answered his question. Inside my head, a voice was screaming, not 4 or 5, we arranged 500 cylinder in those 54 hours. तो तू सोचता है सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे। बस ये इंटेंशनली कहा गया था, और मुझे अकेले रूम में नहीं कहा गया था। उस वक्त जेपी नड्डा जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे, आज बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मौजूद थे। यूनियन मिनिस्टर शिवप्रताप शुक्ला वो भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरे पूरा मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी, और कुछ सेलेक्टेड मीडिया के लोग, जिनको शायद सिग्नल दिया गया था कि यही है, पहचान लो। कई बार जो है कुछ बातें जो है इनडायरेक्ट वे में कही जाती है। सस्ता बाजार अब आपके घर के पास। अब आपके मोहल्ले में खुल चुका है सबसे सस्ता बाजार, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी की जरूरी सामग्री की खरीदारी करने पर मिलेगा 5% से 20% तक का डिस्काउंट, और साथ ही खरीदारी पर मुफ्त पेट्रोल और डीजल के कूपन्स भी। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब आपके मोहल्ले के जवाहर नगर रोड नंबर 17 अंजान कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने केरला पब्लिक स्कूल मानगो के बगल में खुल चुका है स्मार्ट ग्रुप का सस्ता बाजार, जो आपको हर खरीदारी पर देगा बेहतर उपहार, और जहां आपको मिलेगा किफायती दर में घर चलाने के लिए जरूरी सामग्री। तो एक बार जरूर पधारे मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 के सस्ता बाजार। जो दिल्ली और मुंबई में मीडिया के बड़े बड़े हाउसेस थे, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की कौन है डॉक्टर कफील, और 9 बजे के प्राइम टाइम पे चिल्लाने लगे कि 70 बच्चों का कातिल वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी मैंने लगाया हुआ है, जो 8 अगस्त 2016 का है। 1 साल पहले ज्वाइन किया था, सबसे जूनियर डॉक्टर था। और जब मैंने RTI लगाया कि वाइस प्रिंसिपल कौन है BRD में, तो जवाब आया वाइस प्रिंसिपल कोई पोस्ट ही नहीं है। तो मैंने टाइम्स नाउ को जो है एक लेटर भेजा, नोटिस भेजी थी कि आपने ये चलाया था। तो बोले कि जो जिस साहब ने चलाया था अब वो दूसरा मीडिया हाउस चलाना है खुद का, चले गए छोड़ के। बहरहाल कहा गया कि मैं सिलेंडर चोरी करके अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जा रहा था। ये टैंक है जो 150 फीट लंबा सीमेंट का, स्टील का बना होता है, और जिसमें 1.5 लाख लीटर ऑक्सीजन आती है। इसको मैं चुरा के कंधे पे रख के
अजान हो गई। आपकी अदालत के आपको याद होगा एक मशहूर एंकर हैं, वो उन्होंने ये चलाया था और दुनिया ने मान भी लिया था। तो कोई किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है डॉक्टर कफील। तीसरी बात, कौन असली गुनाहगार है, जिसमें 14 लेटर पुष्पा सेल ने लिखे थे, जो सप्लायर था लिक्विड ऑक्सीजन का, और अप्रैल से लिख रहा था। तो उसमें चीफ मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीएमई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक शामिल हैं। मैं उनको गुनाहगार मानता हूं। चौथी बात कि मीडिया ने किस तरह से जो है, मैं सबको नहीं कहता हूं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, जुडिशरी एंड मीडिया हाउसेस, जो कहते हैं 4 स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, वो पिछले कई सालों से जो है एक अजीब सी आइडियोलॉजी से इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। पर अभी भी बहुत से जहां बहुत से अच्छे लोग हैं, तभी मुझे इंसाफ मिला और मैं छूट के आया, देर से ही सही। तो मैंने चौथी बात कही कि मीडिया के उस रोल को भी दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे जो है फेक न्यूज़ की एक मशीनरी चलती है और बड़े बड़े हाउस जो है सोशल मीडिया से ही खबरें उठा के चलाने लगते हैं। पांचवा, मैंने जुडिशरी के रोल पे भी बताने की कोशिश की है कि कैसे मूवी में सिर्फ नहीं होता है कि तारीख पे तारीख मिलती है, हकीकत में ये है। और गरीब के लिए इंसाफ बड़ा महंगा हो गया है। एक हाई कोर्ट का वकील जो है 2 से 3 लाख रुपए लेता है, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील 5 से 25 लाख रुपए लेता है एक बार खड़ा होने का। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान बनाया जा रहा है कि ताकि हर भारतीय को इंसाफ मिले, तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैंने जेल के करप्शन की भी बात की है, कैसे जेल में भ्रष्टाचार होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, और पैसा नहीं है तो आपको इस जमाने में भी जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जाएगा, आपको स्लेव बना दिया जाएगा। जिस हॉल में हम लोग रहते थे वो 60 लोगों के रहने की कैपेसिटी वाला हॉल था, बैरक था, और उसमें 200 लोग रहते थे और एक टॉयलेट होता था। मतलब सोने तक की जगह नहीं मिलती थी। कहते हैं कब्र में ज्यादा, उससे ज्यादा जगह मिल जाएगी। और बगल के ही बैरक में एक मंत्री जी रहते थे, उनकी भी कहानी लिखी है मैंने कि कैसे वो अकेले रहते थे। उनको बेड भी मिला हुआ था, टीवी भी मिली हुई थी, कूलर भी मिला हुआ था, और 4 लोग पैर दबाने वाले भी मिले हुए थे। मैंने बताया है किस तरह से जो है जेल में ही जेल के डॉक्टर नशे की दवाइयों को बेचते हैं, अल्प्रैक्स, क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, एमिनोट्रिप्टिलिन, और किस तरह से चरस और गांजा जो है वहां पे कॉमन है। सेक्सुअल एब्यूज किस तरह से कॉमन है। 90% जो है ट्रायल वाले हैं, सिर्फ 10% जो है सजा वाले हैं। और सबसे जरूरी की बात है, मैंने उस हेल्थ सिस्टम की बात की है, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है किस तरह से टूटी और बिखरी हुई है। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी वाज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। मैंने इसीलिए किताब का जो पहला स्टार्टिंग किया है वो इस नोट से स्टार्ट किया है कि वी आर एट पेन इन ऑब्जर्विंग दैट नॉन सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल इज अ क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस देन अ जिनोसाइड। ये उस वक्त का ऑर्डर नहीं है, ये 4 मई 2021 का ऑर्डर है, जब हमने देखा कि पूरे भारत में मेट्रोज में ये जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डबल बेंच की इलाहाबाद की बेंच ने कहा है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत जरूरी है, और जो अगर सप्लाई नहीं करता है तो वो नरसंहार के बराबर है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब
अप्रैल मई में हम लाशों का समंदर देख रहे थे, जब शमशान घाट पे एक एक चिता पे 4-4 लाशें जल रही थी, जब कब्रिस्तान में आपको जगह नहीं मिल रही थी दफन करने के लिए, जब गंगा मैया मैली हो रही थी, नदियों में लोग अपने ही माँ बाप को फेंक दे रहे थे, जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहर के एलाइट क्लास ने महसूस किया, जिनको लगता था कि हेल्थ जो है कम्युनिटी है, जब भी पैसा फेंकेंगे अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा जो है इलाज मिल जाएगा। जैसे आपके रांची चले जाइए, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप 50 किलोमीटर दूर कहीं गोड्डा या किसी भी छोटी जगह पे चले जाइए, तो रात में अगर कोई किसी को तेज बुखार हो जाए, किसी को बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को डिलीवरी देना है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कहाँ जाएगा? प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पे जाता है, जो कि बंद रहता है, तो उसको सदर हॉस्पिटल भेजा जाता है। सदर हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो वहां से उसको जो है मेडिकल कॉलेज भेज जाता है, रांची चले जाओ, रिम्स चले जाओ, और जब तक वो पहुंचता है आधे तो मर जाते हैं, और आधे जो पहुंचते पाते हैं वो बेड के लिए, दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं। तो हमारी 70% जनता जो है वो आज भी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तरस रही है। मैंने अपने फैमिली की भी कहानी लिखी है, क्योंकि मैं अकेला नहीं सफर किया। मेरे भाई को गोली वहां मारी गई थी जहां पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे, 500 मीटर दूरी पे। आज 3 साल बाद भी ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई जांच हुई है। मेरी माँ को जब कहा जाता था कि फर्स्ट लॉकडाउन में कि 70 साल के ऊपर जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अलीगढ़ के चक्कर काटने पड़े। बहरहाल ये बुक जो है सिर्फ बीआरडी ऑक्साइड ट्रेजेडी के बारे में है। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर कफील कैसे जो है डॉक्टर से एक्टिविस्ट बने और एक्टिविस्ट से हिस्ट्री शीटर बन गए। एनएसए लगाया गया वो भाषण को, जिसको कहा गया कि भड़काऊ भाषण है, हालांकि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। उसकी कहानी मैं लिख रहा हूँ। किताब लिखना जो है बहुत टाइम का काम है, बहुत जद्दोजहद लगती है, क्योंकि आपको उसी दर्द से फिर से गुजरना पड़ता है। और यूजुअली जो है किताब जो है ऐसी किताबें जो सच बयां करती हैं, वो किसी के दुनिया से जाने के बाद ही आ पाती हैं। पर बहुत रिस्क लेके मैंने ये किताब लिखी है, ताकि उस रात की सच्चाई और किस तरह से पॉलिटिशियन इनसेंसिटिव हो गए हैं गरीबों की ज़रूरतों के लिए, और हम खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब हम वोट करने जाते हैं तो हम भी जो है जाति और धर्म देख के वोट करने लगते हैं। अभी आप यूपी का इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की, कोई बात नहीं हो रही है कोविड-19 के कुछ की, बात हो रही है शमशान कब्रिस्तान की, अली बजरंग बली की, अब्बाजान की और जिन्ना की। तो हम सबको भी वो होना पड़ेगा। तो ये बुक उस सारी दास्तां को बयान करती है। हिंदी और उर्दू में भी ट्रांसलेट करा दिया है, इंशाल्लाह जल्द ही इसको हमारी अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ने को आपको मिलेगा। चूंकि कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था, तो ये ब्रिटिश पब्लिशर पैन मैकमिलन ने पब्लिश की है। उर्दू और हिंदी के लिए भी जद्दोजहद जारी है। बाकी जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि आपको कहानी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो लोग सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, उनके ऊपर तो हालात आते ही हैं। ये है कि आपको कहानी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो लोग सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, उनके ऊपर तो हालात आते ही हैं। नहीं, किसी ना किसी को तो बोलना होगा, हर कोई चुप नहीं रह सकता है। नॉट एवरीबडी कैन बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। इस जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? मेरा अपना ये मानना है कि डॉक्टर कफील खान खुशकिस्मत हैं, अल्लाह का रहम है उनके, कि उनकी कहानी लोगों तक पहुंच जाती है और लोग उनको जानते हैं।
लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल 20-20 साल बेगुनाह होते हुए भी जेल में सलाखों में अभी भी बंद हैं। जामिया के लड़के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। इसी एनआरसी के आंदोलन में अभी भी जेल में 2 साल होने जा रहा है। और बहुत से लोग जिनको गोलियां मार दी गई, मर भी गए और आप उनको जानते भी नहीं। सच बात तो यह है कि 2017 से पहले मैं खुद जो है नहीं जानता था कौन है अखलाक, कौन है जुनैद, कौन है गौरी लंकेश को क्यों मारा गया, रोहित वेमुला को क्यों सुसाइड करनी पड़ी, उना कांड क्या था, क्यों इतनी जो है नफरत फैली हुई है किसी रिलीजन को लेकर। सर ये करें कि अभी ही ये पुस्तक क्यों, ये अभी क्यों? नहीं देखिए, मैंने बताया आपको जी, हाँ, चुनाव से पहले आप क्यों, यूपी का चुनाव जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपके क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही मैं समझ गया कि आप किस तरफ जा रहे हैं। यूपी का चुनाव होने वाला है मार्च अप्रैल में, तो ये बुक अभी आपने दिसंबर में क्यों लॉन्च की? तो मैं बता दूं कि ट्रिगर जो था वो जब अप्रैल मई में सुनामी आई थी, कोरोना का सेकेंड वेव, तभी मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था किताब वालों से। तो उन्होंने 6 से 8 महीने लगाए, किताब लिखने का प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं है कि किताब उस चुनाव को देख के लिखी गई है। अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लॉन्च करता और उत्तर प्रदेश के शहरों में घूम घूम के इसको प्रचार करता और हिंदी में लेके आता ताकि अपने उत्तर प्रदेश के लोग पढ़ सकें। मैंने दिल्ली में लॉन्च किया, उसके बाद जयपुर में लॉन्च किया, उसके बाद कोलकाता में लॉन्च किया, कल रांची में, आज आप जनशक्ति में आपके साथ बैठा हूँ। दूसरा ये बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन तो योगी जी से पूछना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सस्पेंशन स्टे होने के बाद आपको पता होगा शायद कि सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरे सस्पेंशन पे, मेरे निलंबन पे, सेकंड सस्पेंशन पे स्टे दे दिया था। 8 लोग जेल गए थे, 8 डॉक्टर और कर्मचारी हॉस्पिटल से जेल गए थे, 8 लोग सस्पेंड हुए थे, 7 लोगों को नौकरी मिल गई। मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इंक्वायरी 8 इंक्वायरी कमेटी के क्लीन चिट मिलने के बाद भी नौकरी से निकाल दिया गया है, वो भी कब? जब चुनाव आने से 2 महीना पहले। तो ये सवाल तो योगी जी से पूछना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि उनके जानने का टाइम आ चुका है, तो उन्होंने सोचा जाते जाते काम करता जाऊं। आप क्या भविष्य में राजनीति में आएंगे? देखिए, ये भी क्वेश्चन मुझसे जो है जब से मैं जेल में 2018 से बाहर निकला हूँ हर बार पूछा जा रहा है। और खासकर जब इस बार NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था तब भी पूछा जाता है। जब मैं अखिलेश जी से मिलता हूँ तो कहते हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जब मैं प्रियंका गांधी से मिलता हूँ तो कहते हैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये ब्राउचर लेके पिछले 3 साल से घूम रहा हूँ। 13 चीफ मिनिस्टर को मिल चुका हूँ और अपने हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन थे उनको भी दिया था। मेरा अपनी जिंदगी का मकसद है कि स्वास्थ्य का जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिखा गया है, यानी हर गरीब को जो उसके घर के 3 से 5 किलोमीटर के अंदर कम से कम इमरजेंसी जो फैसिलिटी है वो विदाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रीजन, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी एंड जेंडर बायस के उसके घर के आसपास मिले, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मिशन स्माइल हॉस्पिटल पे, अब चूंकि नौकरी से निकल गया हूँ तो एक प्रोजेक्ट बनाया हमने मिशन स्माइल हॉस्पिटल। अगर कोई भी सरकार, चाहे झारखंड में मिल जाए, चाहे मुझे पश्चिम बंगाल में मिल जाए, राजस्थान में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बिहार में मिल जाए, मैं कोशिश करूंगा कि वो हॉस्पिटल खोलूं, चैरिटेबल हॉस्पिटल। कोशिश ये है कि उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं हों लेकिन बिलिंग काउंटर ना हो, गरीबों का मुफ्त में इलाज हो। तो क्या सर वो अस्पताल जो होगी सिर्फ मुख्य एक राज्य में होगी, या जितनी भी राज्य आपको देती है, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों में आप ऐसे अस्पताल कायम करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सपना है। सपने देखनी अच्छी बात होती है। मेरा अपना सोचना है कि यू शुड चूज द पाथ, रेस्ट यू शुड लीव इट टू द ऑलमाइटी। अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, रास्ता आपको सही चुनना चाहिए। तो मैं अभी एक छोटे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और बात में अगर जिंदगी रही और लोगों का वो तो है कि आप अगर बुनियाद रख देते हो तो शायद नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो आप भी हो सकता हो देखो कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी वहाँ पे भी खुले। एक बस रखने से पहले आपको इंक्वायरी, ये जो टर्मिनेशन ऑर्डर दिखाना चाहूँगा, ये मेरा टर्मिनेशन ऑर्डर है। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने 2017 से लेके आज 2021 के एंड तक 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर
उत्तर प्रदेश की हेल्थ टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ टीम से लेकर 8 अलग अलग इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें सब में मुझे मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन से क्लीन चिट मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना कि मैंने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया है, मैंने कोई करप्शन नहीं किया है, फिर भी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब आप ये देखिएगा कि ये रिपोर्ट जो है, अगर लेना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट राजीव कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन है उनकी है, जिन्होंने ये कहते हुए अपनी 34 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा है कि डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर कफील उस 10 तारीख को छुट्टी पे, डॉक्टर कफील ने सिलेंडर अरेंज किए। डॉक्टर कफील 1:12 से जो है 26 लोगों को कॉल किया। डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया। डॉक्टर कफील ने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, कोई करप्शन नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि 2014 में डॉक्टर कफील प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इन्होंने सर्विस के कानूनों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। अब आप ये बताइए कि मैंने 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया है, 2014 में मैं क्या करता था, इससे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से क्या लेना देना है। फिर भी ये कहते हैं ना, अधिकारी जो है अपनी कलम बचा लेता है। उनको भी लगा होगा कि जो है योगी जी जो है, अब सरकार ने कहा है तो नौकरी से निकालना ही है, पर चूंकि सबूत कुछ है नहीं, और जो उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन से जाता है उसको पता होता है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। यानी आपके पास जो है पहला 2 साल जब आप सेलेक्ट होते हो तो ट्रेनिंग का पीरियड होता है, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं होता है। तो ना मैं सुपरिटेंडेंट हो सकता था और ना ही मैं कोई करप्शन कर सकता था। तो ये आलोक कुमार सर को भी पता था, राजीव कुमार सर को, और इसलिए उन्होंने मुझे उन सब मामलों में क्लीन चिट देते हुए भी निकाल दिया है। इसको मैं कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूं और इंशाल्लाह जो है रिट तैयार हो गई है, 1 हफ्ते के अंदर उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी नौकरी वापस मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।